हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। बाकी हमने चैप्टर 1 और 2 को करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या आपको आई बटन पर यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ से आप आसानी से चैप्टर 1 और 2 के क्वेश्चन आंसर को देख सकते हैं। क्लास 9 से रिलेटेड और भी वीडियो हमने चैनल पे अपलोड कर रखा है, जिसमें आप जाकर के सारे सब्जेक्ट के वीडियो देख सकते हैं। साथ ही आपको हर चैप्टर के एमसीक्यूज भी हम इस साल यानी 2025-26 के लिए कराने वाले हैं, और साथ में हमने 2024-25 के लिए करा भी रखा है, जो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट को जाकर चेक कीजिएगा या चैनल पे आप लोग जाइएगा तो वीडियो के फॉर्म में आपको मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो आप लोग उन वीडियो को भी देख लीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है या आपके एग्जाम में जो चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हमने करा रखा है, तो आप लोग जाकर के उन्हें भी देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में अगर हम बात करें तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी चैप्टर 3 में। तो हम चैप्टर 3 के सारे क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में यानी एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, साथ ही आपको बता दें कि ये आपका एनसीईआरटी बुक से है, और बहुत से बच्चे का यहाँ पे डाउट होता है कि सर एनसीईआरटी क्या बीटीबीसी में काम देगा, बीटीबीसी करने का मतलब बिहार बोर्ड में काम देगा। तो आप लोग प्रीवियस जो आपके पास बुक है उसको आप जाकर के मिलाइए कि क्या इसके क्वेश्चन उसमें मिल रहे हैं या नहीं। तो आप देख पाएंगे कि दोनों क्वेश्चन आपको देखने को सेम मिलेंगे, जैसा कि आपका एनसीईआरटी वैसा कि बीटीबीसी है। तो उम्मीद करते हैं इससे आपके दोनों चीजों के लिए यानी एनसीईआरटी वालों के लिए और बिहार बोर्ड वालों को भी यहाँ पे हेल्प मिलने वाला है। तो आप लोग बने रहिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरान, यानी इसमें दो चीज मिला हुआ है, एक तो आपका ऑक्सीजन है और एक आपका बोरान है, और इससे मिला हुआ एक यौगिक है, यानी एक यौगिक निर्माण हुआ है। और इस यौगिक को निर्माण के बाद ये विश्लेषण किया गया कि इसमें 0.096 ग्राम क्या है, तो ये आपका बोरॉन है, और 0.144 ग्राम क्या है, तो ये ऑक्सीजन है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा यह गया है कि बताइए कि इस यौगिक में बोरॉन कितना प्रतिशत है और ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है। मुख्य रूप से क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है। तो सबसे पहले जो जो चीज दे रखा है, सबसे पहले आप लोगों को वो सारी चीजों को लिख लेना है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले बोरॉन दे रखा है, बोरॉन कितना है, तो ये 0.069 ग्राम है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, तो 0.144 ग्राम लिखा है। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, सॉरी यौगिक का द्रव्यमान कितना है, यानी ऑक्सीजन और बोरॉन मिलने के बाद उसका द्रव्यमान कितना हो जा रहा है, तो 0.244 ग्राम हो रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले किसकी प्रतिशत निकालेंगे, बोरॉन की। तो बोरॉन की प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि इस यौगिक में जितना बोरॉन है उसको हम ऊपर लिखेंगे और टोटल यौगिक लिखेंगे कि टोटल इस यौगिक का द्रव्यमान कितना है। अब इसको सोल्व करेंगे तो हम इसको देखिए लिख सकते हैं 96/1000 बराबर यहाँ लिख सकते हैं 24/100 मल्टीप्लाई कितना लिख सकते हैं 100। अब देखिए दो जीरो से दो जीरो यहाँ पे काट देंगे और यहाँ पे 24 चौक 96 काट देंगे, तो ऊपर कितना बच गया 4/10 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ से एक जीरो काट देंगे तो यहाँ पे 40% क्या निकल करके आया, ये आपका बोरान निकल के आया। बोरान जो आपका होगा उसकी प्रतिशत कितना है, 40% है। अब आपके सामने एक और चीज निकालना है, और वो कौन सा है, ऑक्सीजन की प्रतिशतता निकालना है। तो ऑक्सीजन की प्रतिशतता के लिए क्या करेंगे, वही चीज यूज करेंगे जो अभी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, तो ऑक्सीजन है 0.144 ग्राम बटा यहाँ पे टोटल यौगिक कितनी है 0.24 ग्राम मल्टीप्लाई क्या रखेंगे 100। अब यहाँ पे करेंगे तो देखिए 144/1000 हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव है, आप सभी को पता है। और नीचे कितना हो जाएगा 24/100 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से देखिए दो जीरो से दो जीरो यहाँ आसानी से कट जाएगा। ठीक है, अब दो जीरो से दो जीरो जब आसानी से आप यहाँ से काट लेंगे तो आगे क्या निकल करके आएगा, देखिए यहाँ पे तो 144/10, ठीक है, और बटा 24 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ से देखिए तो आप काटेंगे तो ऊपर नीचे कट जाएगा 6 टाइम से, तो ऊपर कितना हो गया 6/10 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ से काट दो तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 60%। तो आप यहाँ पे देख पाए कि यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी है, तो ये 60% है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पाए कि बोरॉन की कितनी थी 40 थी। तो आप यहाँ पे दोनों तरीका से निकाल सकते हैं,
दोनों चीज को आप आसानी से देख लिए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि 3 ग्राम कार्बन है और 8 ग्राम ऑक्सीजन है। क्या है? 3 ग्राम कार्बन है और 8 ग्राम ऑक्सीजन है, और इन दोनों को मिला करके कार्बन डाइऑक्साइड बना है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्राम का बना है? 11 ग्राम का बना है। फिर आगे कहता है कि जब आप 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाइएगा तो कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित होगा। यानी इसमें आपको क्वेश्चन 2 पूछ लिया गया। ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चन कितना पूछ लिया गया है? तो 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। एक तो आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, और सेकंड आपसे पूछ लिया गया है कि ये कौन से संयोजन पे आधारित है। तो चलिए हम सारी चीजों को बारी बारी से लिख लेते हैं। जैसा कि आपको इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में ध्यान देना है कि कार्बन का जो द्रव्यमान है वो कितना है? 3 ग्राम। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? 8 ग्राम। तो टोटल कितना बनेगा? तो टोटल यहाँ पे दे भी रखा है 11 ग्राम। तो आप लोग जानते हैं कि द्रव्यमान के संरक्षण नियम के अनुसार कि जो भी अभिकारक का द्रव्यमान होगा वही उत्पाद का होगा। अभिकारक का मतलब क्या होता है? जो अभिक्रिया में भाग लिया हो। और उत्पाद का मतलब क्या होता है? तो उत्पाद का मतलब ये होता है कि अभिक्रिया होने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, जो परिमाण आ रहा है, वो कितना आ रहा है। तो देखिए, आप देखेंगे कि अभिक्रिया में जब 11 ग्राम के है तो उत्पाद में भी 11 ग्राम का होगा। द्रव्यमान में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जितना अभिक्रिया भाग लेगा उतना ही ग्राम वो उत्पाद के रूप में देगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने इस चीज का इस्तेमाल किया है। फिर आगे इसी में कह रखा है कि 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन से जलाइए। तो हमने यहाँ पे लिखा कि 3 ग्राम आपका ऑक्सीजन कार्बन है और उसके बाद 50 ग्राम द्रव्यमान है। तो जब 3 ग्राम ऑक्सीजन है और 50 ग्राम 3 ग्राम कार्बन है और 50 ग्राम ऑक्सीजन है, तो अभिकारक का द्रव्यमान कितना होगा? यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो होंगे उनका द्रव्यमान कितना होगा? तो 53 ग्राम होगा। उसके बाद जब अभिक्रिया का द्रव्यमान 53 ग्राम है, तो इसका मतलब है कि जो रिजल्ट होगा, उत्पाद होगा, उसका भी द्रव्यमान कितना होगा? 53 ग्राम होगा। तो हमने यहाँ पे इसका भी द्रव्यमान 53 ग्राम लिख दिया है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था यहाँ पे कि बताइए आपका उत्तर किस संयोजन के नियम पर आधारित है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो हमारा उत्तर आया है ये किसके अकॉर्डिंग आया है? तो ये आपका स्थिर अनुपात के नियम के अकॉर्डिंग आया है। तो आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे, हमने छोड़ दिया है कि यह उत्तर स्थिर अनुपात नियम पर आधारित है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि यह उत्तर स्थिर अनुपात नियम पर आधारित है। ठीक है, जिसमें आपने क्या देखा कि 3 ग्राम ऑक्सीजन था, 8 ग्राम यहाँ पे 3 ग्राम कार्बन था और 8 ग्राम ऑक्सीजन था, उत्पन्न कितना हुआ? 11 ग्राम। ठीक उसी तरीके से इसमें भी वही होगा कि 3 ग्राम ऑक्सीजन होगा, 50 ग्राम में आप जलाएंगे तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड सेम ही उत्पन्न होगा 11 ग्राम। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो आपका 53 ग्राम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें भी आपका 11 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और इसमें भी आपका 53 ग्राम ही, इसमें भी यानी अभी से पहले वाला में यानी 3:8 के जब रेशियो में मिलाएंगे तो इसमें भी आपको 11 ग्राम ही क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन में माइंड में चल रहा होगा कि सर 53 ग्राम जब बन रहा है तो 11 ग्राम बचेगा, बाकी के यहाँ पे जो 42 ग्राम है वो कहाँ चला जाएगा? तो ये 42 ग्राम आपका ऑक्सीजन होगा, जो ऑक्सीजन क्या करेगा? उसको जलने में सहायता प्रदान करेगा। तो इस वजह से आपका 42 ग्राम क्या हो जाएगा? वो अप्रभावित रहेगा क्योंकि वो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपका जो 2 है, सॉरी 2 नहीं, ये फर्स्ट है, आपको 2 है क्वेश्चन नंबर ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको आसानी से समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले आप सभी को पता भी होगा कि आयन होता क्या है। जब आयन आपको समझ में आ गया होगा तो बहुपरमाणु का आंसर आप खुद से लिख पाएंगे। बहुपरमाणु क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूहों से जो आयन बनता है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह से, ध्यान रखना है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के जो समूह से आयन बनता है उसी को कहा गया है बहुपरमाणु। एग्जाम्पल के फॉर्म में आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या क्या आंसर हो सकते हैं।
तो आपने यहाँ पे देखा कि एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने क्या लिखा है, अमोनियम आयन लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा, सल्फेट आयन लिखा है, उसके बाद नाइट्रोजन आयन लिखा है। अब चलिए इन चीजों को समझते हैं। अगर हम यहाँ पे अमोनियम आयन की बात करें तो क्या होता है, NH4 ऊपर प्लस होता है। तो हमने यहाँ पे देखा इसमें एक तो नाइट्रोजन है और सेकेंड आपका हाइड्रोजन है, और इन दोनों को मिल करके क्या बना रहा है, अमोनियम बना रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखें तो इसमें भी क्या हो गया, दो या दो से अधिक परमाणुओं के आयन इसमें समाहित हो गया। नाइट्रोजन का कुछ अलग है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कुछ अलग है। ठीक उसी तरीके से आप सल्फेट का देख सकते हैं। सल्फेट का क्या होता है, तो सल्फेट का SO4 होता है और ऊपर 2- होता है। तो इन चीजों में भी आपने देखा कि यहाँ पे सल्फर का अलग है और ऑक्सीजन का अलग है। तो हमने ये जब हमने आपको बताया कि जब ऐसे चीज होंगे तो ऐसे चीज को हम लोग क्या नाम देंगे, बहुपरमाणु। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। आपको रासायनिक सूत्र लिखना है, जैसे कि जो रेड कलर में है वो आपका क्वेश्चन है और जो हमने ब्लू में लिखा है वो आपका आंसर है। यानी मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या सूत्र होगा, तो MgCl2 होगा। कैल्शियम क्लोराइड का क्या होगा, CaCl2 होगा। कॉपर नाइट्राइड का क्या होगा, Cu हॉल NO3 का हॉल 2। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि हॉल 3 और इस 3 में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ पे NO3 और उसके बाद इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नाइट्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते तो इसी में देखिए अल्युमिनियम क्लोराइड का क्या होगा, AlCl3 होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होगा, CaCO3 होगा। और इसका कैल्शियम कार्बोनेट का एक और नाम है, इसका नाम आप लोग शायद जानते भी होंगे, संगमरमर। ठीक है, क्या नाम है, संगमरमर। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रख लेना है। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम लिखिए। यानी बुझा हुआ चूना में कौन कौन से तत्व हैं। जैसा कि आपको इसका फॉर्मूला भी पता होगा कि इसमें क्या होता है, CaO। यानी Ca का मतलब क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, और O का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। तो इस तरीके से आपको नाम लिखना है। तो देखिए हमने बारी बारी से लिख रखा है कि शुष्क जो बुझा हुआ चूना होगा इसका, सॉरी यहाँ पे हमने CoA लिख दिया है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। शुष्क बुझा हुआ चूना को हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, ये हमने एग्जाम्पल के रूप में ऊपर आपको समझाया था। बुझा हुआ चूना इसका क्या होगा, CaOH के हॉल 2। तो इसमें क्या क्या आपने देखा, एक तो आपका कैल्शियम है जो Ca है, फिर उसके बाद एक आपका ऑक्सीजन है और उसके बाद एक आपका हाइड्रोजन है। तो इसी तरीके से सभी का नाम लिखना है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में क्या होगा, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो सूत्र होता है वो HBr होता है, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें हाइड्रोजन और ब्रोमीन मिला है। फिर बेकिंग पाउडर की बात करें, जिसको हम खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें आप क्या देख पाएंगे यहाँ पे कि बेकिंग सोडा का यहाँ पे सूत्र हो जाएगा NaHCO3। इसमें आप देखेंगे कि इसमें एक सोडियम है, फिर उसके बाद आप ऑक्सीजन को देख पाएंगे और लास्ट में आप हाइड्रोजन को देख पाएंगे। और इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पाँच का सी कंप्लीट करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन बचता है पोटेशियम। पोटेशियम सल्फेट में क्या होगा, तो देखिए पोटेशियम सल्फेट में भी वही होगा। पोटेशियम सल्फेट का जो सूत्र होता है K2SO4। तो यहाँ पे पोटेशियम एक तो आपका मिल गया, फिर उसके बाद सल्फर मिल गया, उसके बाद ऑक्सीजन, और ऐसे ही आपको नाम लिखना। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा ध्यान देने लायक है और ये थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि आपको यहाँ पे मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो मोलर द्रव्यमान किसका निकालना है, एथाइन का। तो एथाइन का क्या होता है, एथाइन का अगर हम मोलर द्रव्यमान की बात करें तो क्या होगा। तो सबसे पहले मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए आपको कुछ चीजें की जरूरत होती है, और वो चीज आपका क्या होता है, तो वो आपका द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मोलर द्रव्यमान में एथेन का कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि कार्बन का कितना होता है, तो 12 होता है। तो यहाँ पे C2 है तो 2 गुना क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। ठीक उसी तरीके से हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है तो 1 × 2 लिखेंगे। तो आगे बढ़ाएंगे तो 24 प्लस कितना आ जाएगा, 2। यानी जब इसको हम बढ़ाएंगे तो कितना लिखेंगे, 26 ग्राम पर मोल। ठीक है, 26 ग्राम पर मोल, और ये आपका फर्स्ट का आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम सल्फर अणु का निकालेंगे। सल्फर अणु आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सल्फर का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है। ठीक है, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है,
उसके लिए आपको पता करना है और आपको याद भी करना है। हम यहाँ पे देख जानते हैं कि सल्फर का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 32 ग्राम होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे S8 का मोलर द्रव्यमान, क्या लिखेंगे, S8 का मोलर द्रव्यमान। और ऐसे करके यहाँ पे हम डबल लगा लेंगे यानी इक्वल टू का चिन्ह। तो 8 इंटू 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 1 25, यानी 256 ग्राम क्या आ गया पर मोल। और ये आपका सल्फर का आ गया, तो आप यहाँ पे इसका आंसर करेंगे। ठीक है, फिर उसी तरीके से फॉस्फोरस P4 की बात करें। ठीक है, तो P4 में क्या आप देखेंगे, P4 में यानी जो फॉस्फोरस है उसका कितना होता है द्रव्यमान, तो 31 होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में कि P4 का मोलर द्रव्यमान, P4 का मोलर द्रव्यमान, तो यहाँ P4 है यानी 4 इंटू कितना लिखेंगे 31, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 124, और ये 124 को क्या लिखेंगे ग्राम पर, क्या लिखेंगे ग्राम पर मोल लिखेंगे। आगे आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहने का मतलब HCl है। चलिए HCl का भी निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और Cl का क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन का सिंबल दे देते हैं, और Cl का कितना होता है, ये 35.5 के करीब होता है। ठीक है, 35.5 के करीब होता है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, तो 1 इंटू 1 करेंगे प्लस 30.5 इंटू 1 करेंगे। जब इसको करेंगे तो 1 आएगा, और इसको भी करेंगे तो 35.1 आएगा, और जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 36 पॉइंट क्या आ जाएगा 5, और एक क्या देगा ग्राम पर। ठीक है, अब उसी तरीके से नाइट्रिक अम्ल का निकालना है, तो नाइट्रिक अम्ल का कैसे निकलेगा, तो नाइट्रिक अम्ल के लिए आपको सूत्र पता ही है HNO3। तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1 इंटू 1, यहाँ पे एक बार फिर से लिख देते हैं मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो मोलर द्रव्यमान यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 इंटू 1 प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है 1 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है तो 16 होता है, तो 3 इंटू क्या लिखेंगे 16। यहाँ से देखेंगे तो ये 1 आएगा, ये 14 आएगा, और ये 16 दिया 48 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे 14 1 15, अब प्लस कितना हो जाएगा 48, इसको जब बढ़ाएंगे आगे तो 8 5 13, 4 1 5 1 6, यानी कितना आ जाएगा 63 ग्राम, या आप इसको लिख सकते हैं 63 ग्राम पर मोल। और इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे सारे चीजों को हमने कंप्लीट करा दिया है। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और आगे आने वाले वीडियो में इस पे यानी इस चैप्टर पे या क्लास 9th के ऑल सब्जेक्ट के चैप्टर पे काम कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।